हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम न्यू लक्ष्य एकेडमी। एक बार फिर से स्वागत है आपका न्यू लक्ष्य परिवार में। आई होप आप हमारी वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं हमारे चैनल को और हमारी वीडियो को शेयर कर रहे हैं। जैसे कि आपको पता ही है, सीटेट चल रहा है, सीटेट की मैराथन चल रही है मैथ्स की। आज इसीलिए हम सीटेट का ईवीएस का एक पेपर लेके आए हैं प्रीवियस ईयर, जो आज हम सॉल्व करेंगे। तो सभी ध्यान से इस पूरे क्वेश्चन पेपर को देखना, कैसे कैसे सॉल्व होगा, कौन सा आंसर होगा, उसकी एक्सप्लेनेशन, और क्यों नहीं होंगे आंसर, उसकी एक्सप्लेनेशन। तो आज मेरे साथ नवीन सर हैं, ये भी हमारा साथ देंगे एक्सप्लेनेशन में। ये लीजिए। थैंक यू पूजा मैम। पूजा मैम ने बिल्कुल आसान शब्दों में अपना जो हमने करने जा रहे हैं उसके बारे में बता दिया है। आज हम ईवीएस के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है उसको सॉल्व करना आज से स्टार्ट किया है। आगे बैक टू बैक ऐसी सीरीज हमारी आती रहेंगी, क्लासेस आपको मिलती रहेंगी। तो हमेशा की तरह को शुरू करने से पहले एक श्लोक के साथ शुरुआत करेंगे। विद्या ददाति विनयम विनयात यात्री पात्रता पात्रता धनापनोति और धनार्धन तत्सुखम। यानी विद्या से विनय आता है, विनय से पात्रता आती है, यानी कुछ काम करने की योग्यता बनते हो आप, योग्यता आप में आती है। पात्रता धनापन होती है, यानी पात्रता से धन की प्राप्ति, और धनार्धन तत्सुखम, यानी जब आपको धन मिलता है उसके बाद सुख की प्राप्ति होती है। तो ठीक है, पूजा में के साथ शुरू करते हैं। जय हिंद, जय भारत। यस, जैसे आप मेरे पीछे देख रहे हैं, हम प्रीवियस ईयर कर रहे हैं ईवीएस 2021 का पेपर आपका। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया। इनमें से कौन सा भारत का एक संघ शासित प्रदेश नहीं है? नहीं है, उन्होंने पूछा नेगेटिव में। तो अगर हम पहले ऑप्शन की बात करें, लद्दाख। देखिए, लद्दाख आपका सबसे बाद में बना हुआ एक यूनियन टेरिटरीज है, ठीक है। ये 2019 में आपका यूनियन टेरिटरीज बना था, साथ में बना था आपका जम्मू कश्मीर, जो हमारा दूसरा ऑप्शन है। तो ये तो यूनियन टेरिटरीज है हमारी। टोटल 8 यूनियन टेरिटरीज है, जिसमें से 2 आपके सामने है, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, और तीसरी है आपका चंडीगढ़, ठीक है। दिल्ली, पुडुचेरी, दादर नगर हवेली, दमन एंड दीव। आ जाइए, मैप में हम थोड़ा सा इस चीज को समझ लेते हैं। सबसे पहले हम बात करें यहाँ पर लद्दाख, जो जम्मू कश्मीर के पूर्व में है। तो हम पहले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं यूनियन टेरिटरीज की। तो इनमें से कौन सा यूनियन टेरिटरीज नहीं है? लद्दाख। पहला ऑप्शन दे रखा था लद्दाख। लद्दाख जो आपके जम्मू कश्मीर के ईस्ट में है, पूर्व में है, ये आपका सबसे बाद में बना हुआ यूनियन टेरिटरीज है। 2 जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ठीक है। उसके बाद आपको ऑप्शन में उन्होंने दे रखा है चंडीगढ़। ये रहा चंडीगढ़, ये भी आपका यूनियन टेरिटरीज है। अगर ऑप्शन में ना जो नहीं दिया हुआ उसकी भी बात कर ले, दिल्ली आपकी यूनियन टेरिटरीज है। इधर दादर नगर हवेली एंड दमन एंड दीव हो गई। कितनी हो गई? 4 यूनियन टेरिटरीज आपकी हो गई। देन इधर आ जाइए पुडुचेरी, ठीक है। लक्षद्वीप, ये आपकी यूनियन टेरिटरीज है, और आपकी अंडमान एंड निकोबार। टोटल कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7, एक रह गई 8वीं। कौन सी रह गई है आपकी? लद्दाख और जम्मू कश्मीर हो गई, 2 अलग अलग है। हाँ, अच्छा, ठीक है। तो टोटल होगी हमारी 8 यूनियन टेरिटरीज। तो हमारी कितनी यूनियन टेरिटरीज है? 8 यूनियन टेरिटरीज है। यूनियन टेरिटरीज होती क्या है? जहां पर केंद्र शासित प्रदेश है, जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हिसाब से काम करती है, जहां पर स्टेट का कोई भी अच्छा खासा रोल नहीं होता। तो इसमें से आपका आंसर क्या होगा? ठीक है, इसमें हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो इसमें आपका लद्दाख यूनियन टेरिटरीज है, जम्मू कश्मीर है, चंडीगढ़ है, मणिपुर आपकी यूनियन टेरिटरीज नहीं है। नॉर्थ ईस्ट का एरिया है, ये आपकी यूनियन टेरिटरीज नहीं है। ठीक। चलो, वेरी गुड पूजा मैडम। देखो, बिल्कुल आसान शब्दों में आपकी समझ में आ गया है। अब आगे क्या समझना वो ध्यान से देखना। पहली बात तो यूनियन टेरिटरी को चलाता कौन है? मैडम ने बताया डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में। किसके? सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथों में है। लेकिन हमारे पास 2 यूनियन टेरिटरी ऐसी है जिनकी अपनी विधानसभा भी है, यहाँ पे अपने मुख्यमंत्री भी है। ऐसी कौन सी है? दिल्ली, एक तो है दिल्ली, पहली है दिल्ली। दूसरी कौन सी है? पौंडुचेरी वाली। कौन सी है? पौंडुचेरी। पहली है दिल्ली, दूसरी है पौंडुचेरी। यहाँ पे अपने मुख्यमंत्री भी है। आप देखना, कभी क्वेश्चन आता है कि हमारे देश में कितनी विधानसभाएं हैं। आई रिपीट, हमारे देश में कितनी विधानसभाएं हैं? तो हर स्टेट है, उन स्टेट की तो है ही है, उनके अलावा 2 और विधानसभाएं, एक दिल्ली की और दूसरी हमारी पौंडुचेरी की। चलो भाई, ये पॉइंट भी हो गया। तीसरा एक पॉइंट इसी के साथ जोड़ के बताता हूँ। पहला क्वेश्चन ये है, राष्ट्रीय गान किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर। राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी। राष्ट्रीय गान का बहुत महत्व है।
उसमें कुछ शब्दों का अगर आप उसको ध्यान से देखोगे ना, एक एक शब्द को ऐसे पिरोया गया है, जैसे मैं कुछ एक्सप्लेन करके देखता हूँ, ठीक है। स्टार्टिंग के पॉइंट हमारे जन गण मन अधिनायक जय है, भारत भाग्य विधाता। उसके बाद की क्या बात है वो समझना। उसके बाद एक बहुत ही भयंकर तरीके की बात कही गई है, पंजाब, आई रिपीट, हाँ, पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंग। पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंग, विंध, हिमाचल, यमुना, गंगा, पूरे देश को कवर कर दिया गया है मात्र एक लाइन में। अगर उसको सही से पिरो के देखा जाए, उसका नियतार्थ समझो ना, यानी पूरा एक पैटर्न में है। पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्रविड़, द्रविड़ कहते हैं दक्षिण भारत को, द्रविड़, उत्कल, उत्कल है उड़ीसा का पुराना नाम। आई रिपीट, कई बार क्वेश्चन में आया है, उत्कल है उड़ीसा का पुराना नाम। उत्कल, बंग, बंग है बंगाल के एरिया को, यानी जो पहली प्रांत थी, जब 1911 में जब राष्ट्रीय गान लिखा गया था रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा, तब उस टाइम पर ये भारत की जो प्रांतें थी जिसमें बड़ा हिस्सा आता था, उनको नाम पे ऐसे जोड़ के ऐसे इसका राष्ट्रीय गान जो लिखा गया था। ठीक है, थैंक यू पूजा मैम, आगे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आई होप हमें आपको 61 क्वेश्चन जो ईवीएस का पहला क्वेश्चन था वो अंडरस्टैंड हो गया होगा। 62 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कच्चे तेल के पेट्रोलियम उत्पादक है, कच्चे तेल के पेट्रोलियम उत्पादक हैं। देखिए बॉम्बे हाई में है पेट्रोलियम उत्पादक, एक बॉम्बे हाई में ओपन है, ठीक है। पश्चिम बंगाल में नहीं है, इसके साथ मैचिंग। असम में है डिगबोई में, 1961 में मैंने आपको अपनी प्रीवियस क्लास में बताया था इसके बारे में एलोबरेट करके। उड़ीसा में नहीं है, गुजरात में है और तमिलनाडु में भी है, बिहार में नहीं है बट बॉम्बे हाई में है। तो इसका ऑप्शन नेगेटिव से एज ए पॉजिटिव में चले जाना, ठीक है। जहां पर भी आपको थोड़ी बहुत कंफ्यूजन हो उसको काटते जाओ, और उसके बाद दो ऑप्शन ऐसे बचेंगे जो कंफ्यूज करेंगे। ज़्यादातर बच्चे असम, उड़ीसा, गुजरात और तमिलनाडु में कंफ्यूज रहते हैं। तो गुजरात सबसे बड़ा इसका प्रोडक्शन करता है पेट्रोलियम का, और दूसरे नंबर पे है तमिलनाडु। चलिए तो आपको समझ में आ गया, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे देश का संविधान निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बनाया गया? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आवर कंट्री वॉज प्रिपेयर्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ मोहनदास करमचंद गांधी। नहीं, मोहनदास करमचंद गांधी जी ने हमारा कोई संविधान नहीं बनाया था, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी नहीं बनाया था। डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर, हमेशा जहां पर भी कॉन्स्टिट्यूशन की बात होती है अम्बेडकर जी का नाम सबसे ऊपर आता है, तो आंसर भी हमारा यही होगा, ठीक है। चलिए नवीन सर जी इनको थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे इस चीज़ को। ठीक है, ध्यान से देखना, शब्द है, एक एक शब्द को थोड़ा समझते चलेंगे। हमारे देश के संविधान का निम्न में से किसने नेतृत्व किया था? पहली बात, संविधान क्या है? सम जमा विधान, सम है भली भांति, विधान यानी कानून, यानी कानूनों का एक भली भांति का एक स्ट्रक्चर जो पूरे देश को चलाने के लिए काफ़ी है। जैसे संख्या है ना शब्द, वो बनाया सम जमा ख्या, सम का मतलब भली भांति, ख्या का मतलब कहना। एक तो कहूँ मैं इस क्लास में कुल कुछ बच्चे हैं, और एक कहूँ इस क्लास में 10 बच्चे हैं, तो 10 कहने में भली भांति पता लग रहा है इस क्लास में कितने बच्चे हैं, इसलिए सम का मतलब भली भांति, ख्या का मतलब कहना। आइए देखते हैं, तो संविधान का नेतृत्व किया, यानी उन कानून के उस बंडल का नेतृत्व किसने किया था बनाने में? मोहनदास करमचंद गांधी। हमारे गांधी जी का पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी, ठीक है। उन्होंने तो वो तो अपने देश के काम में लगे रहे थे लगातार, लेकिन संविधान सभा की बैठक में इतना भाग नहीं ले पाए थे, वो काम में ज़्यादा लगे रहते। दूसरा, सरदार वल्लभ भाई, भारत के पहले गृह मंत्री कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। पूरे देश को जोड़ने का काम किसने किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किसकी है? सरदार वल्लभ भाई पटेल, नर्मदा नदी के किनारे। आगे देखते हैं, भीमराव अंबेडकर साहब, बाबा साहब इनको कहा जाता है। बाबा साहब का जन्म कब हुआ? 14 अप्रैल। कहाँ हुआ? एमपी के महू में हुआ। उसके उपलक्ष्य में ऑगस्ट हॉलीडे भी बनाए जाते हैं। इन्होंने देश के लिए बहुत बहुत काम करे। पूरी संविधान सभा के सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे व्यक्तियों में से एक थे भीमराव अंबेडकर साहब। आगे क्या? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत के पहले एजुकेशन मिनिस्टर कौन है भाई? सर्वपल्ली राधाकृष्णन साहब, ठीक है। इन्होंने कॉलेज एजुकेशन के ऊपर बहुत काम किया। केन उपनिषद किसने लिखा? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन साहब, ठीक। और स्टार्टिंग के भारत रत्न अवार्ड प्राप्त करता कौन है? स्टार्टिंग में भारत रत्न अवार्ड प्राप्त करताओं में भी इन्हीं का नाम है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। आइए मैडम के साथ आगे चलते हैं। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पौधों के लिए किए जाने वाले नीचे दिए गए कार्यों पर विचार कीजिए। पौधे क्या क्या कार्य करते हैं? बेसिकली क्वेश्चन ये है आपको। पौधों को सहारा देते हैं, टू गिव सपोर्ट टू द प्लांट। हाँ बिल्कुल, ये बात सच है, ये स्टेटमेंट ठीक है। देखिए स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें आंसर A B C इस तरीके से आपको देने होते हैं, तो ये बात बिल्कुल ठीक है। हामुस प्रदान करना, हामुस जो है वो पौधों को मिट्टी प्रदान करती है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत होगा। भोजन का संचारण करना या भंडारण करना, टू स्टोर फूड, बिल्कुल स्टेम में होता है, तने में होता है। पानी और खनिजों को अवशोषित करने का काम भी पौधों का होता है, तो हमारा आंसर होगा A, C एंड D, ऑप्शन नंबर 4, A, C एंड D, ऑप्शन नंबर 4 नहीं। चलिए आगे बढ़िए, आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 65 की तरफ। 65 क्वेश्चन देखिए, मैंने अपनी आंध्र प्रदेश वाली जो वीडियो थी उसमें इस क्वेश्चन को अच्छे से समझा रखा है, सारा आंध्र प्रदेश का हमने उसमें बता रखा है। क्वेश्चन क्या है आपका? पोचमपल्ली is the town of southern state of India which famous for its beautifully designed bright color Pochampalli sari and for the special kind of wave which is also called Pochampalli. This town is now a part of. देखिए मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि पहले ये जो पोचमपल्ली और कलमकारी जो थी ये आर्ट की आपकी आंध्र प्रदेश में होती थी, लेकिन 2 जून 2014 को 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश में से बना तेलंगाना। तो अगर अब आपका ये आंसर आ जाए कि कौन से स्टेट में है, तो आंसर होगा तेलंगाना। चाहे यहाँ पर आंध्र प्रदेश, एक पेपर में अभी जो रिसेंट पेपर आया था उसमें दोनों ऑप्शन में थे, तेलंगाना भी और आंध्र प्रदेश भी, बट आप आंसर क्या लगाओगे? तेलंगाना, ठीक है। चलिए पोचमपल्ली के बारे में एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और है। अभी कुछ टाइम पहले पूरे भारत के सभी गांव का सर्वेक्षण किया गया था और उसमें से 10 गांव निकाले गए थे जो बेस्ट गांव है, यानी किसी ना किसी फील्ड में बेस्ट है। तो उन सब में जो पहले नंबर पर रहा था वो पोचमपल्ली गाँव था। भारत का सबसे सर्वश्रेष्ठ गाँव में लिस्टेड में जो पहले नंबर पर था वो पोचमपल्ली गाँव था आपका। ठीक, आगे चलते हैं पूजा मैम के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग ग्रुप्स ए टेबल विच मेंबर ऑफ विच रिच इन आयरन। आयरन से भरपूर भोजन कौन सा है? देखिए ये आपका एनसीईआरटी में चैप्टर है, मैंने आपको भी उस दिन समझाया था कि जब हमारे अंदर हीमोग्लोबिन की कमी होती है तो हमें अनीमिया नामक रोग हो जाता है, जिसमें हमें खून की कमी हो जाती है। खून की कमी को पूरा करने के लिए हमें क्या खाना चाहिए? खून की कमी यानी कि आयरन को पूरा करने के लिए हमारी बॉडी में, तो आयरन की कमी को पूरा करने के लिए देखिए इसमें दे रखा है गुड़, आंवला, टमाटर। गुड़ और आंवला इसमें ठीक है ऑप्शन में, बट टमाटर नहीं है। टमाटर विटामिन सी का स्रोत है। आंवला, पालक और गुड़, आंवला ठीक है, पालक ठीक है और गुड़ ठीक है, ये तीनों ठीक है। आगे बढ़ लेते हैं। आंवला, बंद गोभी इसमें गलत है और टमाटर भी इसमें गलत है, और फोर्थ ऑप्शन में भी बंद गोभी यानी कि कैबेज, आंवला और स्पेनिश दे रखा है, तो हमारा ऑप्शन होगा आंवला, पालक और गुड़ यानी कि जैगरी, ठीक है। तो खून की कमी को पूरा करने के लिए हमें क्या खाना चाहिए? आंवला, गुड़ और हरे पत्तेदार सब्जियां। यहाँ पे पालक की जगह हरे पत्तेदार सब्जियां भी होता, जब भी आंसर आपका यही होता। चलिए, तो आपका ऑप्शन नंबर हो गया 2 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से पक्षियों का वह समूह चुनिए जिसका प्रत्येक सदस्य हमारी तुलना में 4 गुना अधिक दूरी की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख लेता है। जो चीज़ हमें 2 मीटर से दिखाई देती है उनको वो 8 मीटर से ही ज़्यादा दिखाई देने लग जाती है। चलिए फाख्ता की बात कर लेते हैं। फाख्ता, कौवा और मोर। देखिए वह कौन सा पक्षी है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, आपके 2023 के पेपर में भी था ये, कि कौन सा पक्षी पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है, तो कौवा आंसर होगा आपका, ठीक है। वह कौन सा पक्षी है जो कौवे के घोंसले में अपना घोंसला बनाता है? कोयल होगा आपका आंसर। तो कौवा, फाख्ता और मोर ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। इन्हें ऐसा कुछ नहीं है कि विजन ज़्यादा दूर तक दिखाई देता है। बाज, कबूतर और तोता ये भी नहीं होगा आपका। ईगल, पिजन और पैरट भी नहीं होगा। कौवा, चील और बुलबुल ये भी नहीं है। आपका आंसर होगा ईगल, काइट्स एंड वल्चर, बाज, चील और गिद्ध। देखिए गिद्ध से एक चीज़ और समझिए जो अब रिसेंटली पेपर में आया हुआ है, इस चीज़ को क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया। वह कौन सा पक्षी है या वह कौन सी प्रजाति है जिन्हें रेड डाटा बुक में शामिल किया गया है? रेड डाटा बुक क्या होती है? जिसमें
जो भी जातियां या प्रजातियां जो हैं विलुप्त होने की कगार पे है, गंभीर स्टेज पे है, खत्म होती जा रही है, एक बुक होती है रेड डाटा बुक, रेड डाटा बुक, उसमें उसका नाम शामिल कर दिया जाता है। तो रिसेंटली अभी अभी थोड़े दिन पहले गिद्ध यानी कि वल्चर का नाम इसमें डाला गया है। वल्चर भी विलुप्त होने की कगार पे हैं, मर रहे हैं, सड़े गले जानवर खाते हैं, उनके कारण इनकी मृत्यु हो रही है। चलिए इसका आंसर होगा 4, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68। नीचे दिए किस राज्य के ग्रामीण लोग अपने ढालू छत वाली लकड़ी के मकान ठीक है, नीचे दिए गए किस राज्य के ग्रामीण लोग अपने ढालू छत वाले लकड़ी के मकान मजबूत बांस, यहाँ पर बात हो रही है बांस की, बैम्बू की, जहाँ पर भी बांस की बात है, बैम्बू से बने ब्रिज, बैम्बू से बने घर, बारिश हो जाने की वजह से घर 3 से 3.5 मीटर ऊंचाई पर या 10 से 12 फुट, अगर फुट में आ जाए आंसर, 10 से 12 फीट की ऊंचाई पर बनाए जाते हैं, वह कौन सा राज्य है? देखिए राजस्थान में तो रेगिस्तान है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, यहाँ तो ऐसा कुछ बनता है, वहाँ तो गोबर से घर लिपे जाते हैं ताकि ठंडे रहें, कटीले झाड़ियाँ वाड़ियों के घर बनाए जाते हैं। लद्दाख में भी खुश्क ठंड पड़ती है, ठंडा रेगिस्तान है भारत का ये, ठीक है। उड़ीसा में भी आपके प्रॉपर सीमेंट के मकान बनाए जाते हैं। अब बात करते हैं असम। असम नॉर्थ ईस्ट का एरिया है, मैंने उस दिन भी अपनी असम वाली वीडियो में भी बताया था। यहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा पड़ती है, जिसके कारण यहाँ घर ज़मीन से ऊंचे बनाए जाते हैं लकड़ी के बैम्बू ब्रिज से, ठीक है। तो इसका आंसर होगा असम, ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन 69 क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए। अगला क्वेश्चन है, भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष गांधीनगर और पटना बिहार की राजधानी की दिशाएं क्रमशः हैं दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम। आइए पहले मैप को ही देख लेते हैं, उसमें समझ लेते हैं। कई बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होती है कि सर हमें दिशाओं वाले, डायरेक्शन वाले क्वेश्चन समझ में नहीं आते। देखिए एक छोटी सी चीज यहाँ पे बता देती हूँ, एक छोटी सी चीज यहाँ पे बता देती हूँ मैं, क्योंकि कई बच्चों को कंफ्यूजन होती है। जहां पर भी सापेक्ष आपका ये वर्ड आ जाए कि दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष, वहां अपने आप को रख लीजिए, आप वहां पर हैं, उसके अकॉर्डिंग आंसर देखना शुरू करिए, कभी भी आपका आंसर गलत नहीं होगा। चलिए मैप देखते हैं, इसको मैप से समझते हैं, ठीक है। यानी गांधीनगर और पटना का बताना है। गांधीनगर, यहाँ पे एक मिनट मैं यहाँ पे रोकना चाहूंगी। गांधीनगर का मेंशन इन्होंने क्यों कर रखा है? क्योंकि एनसीईआरटी में गुजरात का चैप्टर है, गुजरात की राजधानी भी पूछ लेते हैं आपसे क्या है, तो गांधीनगर है। गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। इसी तरीके से बिहार की कैपिटल क्या है? पटना, ठीक है। तो इस तरीके से आपको थोड़ी सी कैपिटल भी पता होनी चाहिए, स्टेट की लोकेशन भी पता होनी चाहिए। चलो भाई, बहुत अच्छी बात है। मैडम बिल्कुल शालीनता के साथ पढ़ाती रहती है, हंसमुख चेहरे के साथ। ये है हमारी दिल्ली। क्या ये हमारी दिल्ली? मैंने कुछ किया, आपको दिख रहा है? नहीं दिखेगा। तन की आंखों से नहीं देखो, मन की आंखों से देखो। ये है हमारी दिल्ली, दिखा ना, दिल्ली, भारत की राजधानी दिल्ली। ये है गांधीनगर। क्या ये? गांधीनगर। और ये हमारा पटना। किसी भी चीज़ के सापेक्ष देखना ना, अपने दिमाग में एक लाइन खींच लो। क्या खींच ली? लाइन। इस तरफ होता है ईस्ट, इस तरफ होता है साउथ, इस तरफ वेस्ट और इस तरफ नॉर्थ। एक प्राइमरी क्लास में एक चीज़ सिखाई जाती है कि आपको अगर दिशाओं का ज्ञान नहीं है ना, तो एक काम कर लो, सूरज की तरफ फेस करके खड़े हो जाओ। सुबह उगते हुए सूरज की तरफ फेस करके खड़े हो जाओ। आपके मुख के सामने है ईस्ट, आपकी पीठ के सामने है वेस्ट, आपके लेफ्ट हैंड की तरफ है नॉर्थ और आपके राइट हैंड की तरफ है साउथ। बिल्कुल देसी तरीका है। अब देखते हैं, यहाँ मैंने दिल्ली के सापेक्ष में सारी दिशाएं आपको दिखा दी है। अब हमें बताना है इसके सापेक्ष में गांधीनगर कहाँ है और इसके सापेक्ष में पटना कहाँ है। अगर मुझे गांधीनगर की स्थिति बतानी हो तो पहले बोलूँगा कौन से पोल में, नॉर्थ की तरफ, साउथ की तरफ? सर साउथ की तरफ है। ईस्ट वेस्ट की तरफ या ईस्ट की तरफ? सर वेस्ट की तरफ है। तो ये हो गया साउथ वेस्ट। क्या हो गया? साउथ वेस्ट। अब इसी प्रकार पटना का बताना हो तो बताओ बच्चों, नॉर्थ या साउथ? सर साउथ की तरफ है। वेस्ट या ईस्ट? सर ईस्ट की तरफ है। तो साउथ ईस्ट। बस ये क्या लिख दिया? ईस्ट ही है, ये मेरे मन की आंखों से देखो,
ईस्ट, साउथ ईस्ट तो समझ में है ना। गांधीनगर है साउथ वेस्ट और पटना है साउथ ईस्ट। आइए देखते हैं। तो दक्षिण पूर्व, पहले गांधीनगर का पूछा तो क्या गांधीनगर का बताना है ना, तो गांधीनगर तो साउथ वेस्ट की तरफ था और इसने क्या दे दिया, साउथ ईस्ट दे दिया। ये तो गलत। इधर देखो, साउथ वेस्ट एंड साउथ ईस्ट, समझे। साउथ वेस्ट यानी गांधीनगर और साउथ ईस्ट यानी पटना। दिस इज द आंसर, इज द ओके मैडम, इज द ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर होगा, जैसा कि सर ने एक्सप्लेन किया अच्छे से कि कैसे आपको मैप को एक अपना माइंड मैप बना लेना है कि कहाँ नॉर्थ है, कहाँ साउथ है, कहाँ वेस्ट है और कहाँ ईस्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने मटर के पौधों के साथ, किसके ऊपर, मटर के पौधों के साथ प्रयोग किए और यह पाया कि मटर के पौधों में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो जोड़ियों में पाए जाते हैं, जैसे चिकने व खुरदरे, लंबे व बोने, पीले या हरे आदि। देखो, वंशानुक्रम का सिद्धांत, बेसिकली वंशानुक्रम का सिद्धांत किसने दिया था? क्वेश्चन इन्होंने पूछ यही रखा है, थोड़ा सा इसको घुमा रखा है। वंशानुक्रम का सिद्धांत डॉक्टर स्वामीनाथन ने दिया था? नहीं, बिल्कुल। डॉक्टर स्वामीनाथन ने क्या दिया था? हरित क्रांति का सिद्धांत। ठीक है। ग्रोगर जॉन मेंडल, बिल्कुल सही बात है, इन्होंने ही दिया था। जॉर्ज मेस्टल की बात करें, देखिए क्वेश्चन जॉर्ज मेस्टल से भी आता है। जॉर्ज मेस्टल ने वेलक्रो का इन्वेशन किया था। किसका? वेलक्रो का। वेलक्रो क्या होता है? जो आप अपनी बेल्ट में, कैप में, शूज में वो चिपकाने वाला रखते हो ना, जिसमें चढ़ चढ़ की आवाज आती है, वो वेलक्रो होता है। बेसिकली कहानी क्या है, चैप्टर है आपका एनसीईआरटी में। जो जॉर्ज मेस्टल थे, ये एक बार वॉक पे जा रहे थे अपने डॉगी के साथ, इनके ऊपर आकर एक हुक चिपका। एक वो होता ना, बचपन में खेलते थे वो वाला पौधा जिसको हम चिपका देते थे, और जब उसको उतारते थे तो चढ़ चढ़ की आवाज आती थी। तो वहां पर उनके साथ भी यही हुआ। जब इन्होंने दो मिला के देखे तो इन्होंने देखा कि वो आपस में चिपक रहे हैं, और जब इन्होंने माइक्रोस्कोप से देखा तो उसमें पाया कि छोटे छोटे हुक होते हैं जिससे वो आपस में जुड़ जाते हैं। तो जॉर्ज मेस्टर को वहां से वेलक्रो बनाने का आइडिया आया। क्या आया? वेलक्रो बनाने का आइडिया। ऐसे ही ग्रोवर जॉर्ज मेंडल ने वंशानुक्रम का सिद्धांत दिया, बड़ी और छोटी मटर का साथ प्रयोग करने के बाद, कि भाई हम जिस प्रकार की भी मटर या जैसे भी हम जोड़ियों में डालेंगे, हमारे आने वाले गुण उसी पीढ़ी पे डिपेंड करेंगे। चलिए, तो किसने किया आपका वंशानुक्रम का सिद्धांत? ग्रोगर जॉन मेंडल ने। बाकी सर आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करेंगे। चलो, थैंक यू पूजा मैम। ठीक है, अब थोड़ा अब इनका थोड़ा सा समझते हैं हम इनको। जैसे अभी मैडम ने बताया, पहले जॉर्ज मेंडल के बारे में बता देते हैं। मेंडल का क्या था, इनका मठ में रहने का ज़्यादा रहता था, इनके मन में मठ के प्रति ज़्यादा सर दबाव थे, तो मठ में जाके रहते हैं। मठ में क्या होता है, अलग अलग जो वहाँ पे अपनी ज्ञान अध्यापन कर रहे थे, वो अलग अलग फील्ड का कर रहे थे। कोई फिजिक्स का कर, कोई क्या। ये वहाँ पे एक बगीचा था, उस बगीचे में इनको रहना ज़्यादा पसंद था और वहीं पे ज़्यादा टाइम बिताते थे। उसी में इन्हें करते 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 मटर के ऊपर अपना एक एक्सपेरिमेंट किया और उसकी पूरी रिपोर्ट तैयार करके आज वो हमारे लिए एक आदर्श के रूप में है। और आनुवांशिकता के सिद्धांत के जन्मदाता है कौन? जॉर्ज मेंडल। आइए देखते हैं। मेस्टल का मैडम ने बताया दिया। चार्ल्स डार्विन, चार्ल्स डार्विन ने, इनकी किताब का नाम है, वो किताब का नाम बताओ, 1 सेकंड का टाइम है। वेरी गुड, ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज। वो किसकी किताब है? चार्ल्स डार्विन की किताब है। उसमें बताया मनुष्य की उत्पत्ति के वहाँ से लेकर और अब तक जो विकास हुआ, जिसमें ऑस्ट्रोलिपिथिकस, होमो सैपियंस, होमो इरेक्टस सब आ गए। ये कैसे कैसे मनुष्य एक बुद्धिशील इंसान बना, कैसे बना, पशु से कैसे हुआ। चार्ल्स डार्विन, इनकी एक थॉट भी है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी जो फिट रहेगा वही आगे जीवित रहेगा। कहीं अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो जो हमारे हिंदू पुराण है उसमें है ना, जो विष्णु भगवान जी के अवतार बताए गए हैं, वो भी कहीं ना कहीं ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज, जो बाद में कॉपी करी गई ना ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज, कहीं ना कहीं उसका मूल विष्णु भगवान जी के अवतार मिलेंगे। जैसे 2 मिनट के लिए मैं आपको समझाता हूँ। पहला अवतार मत्स्य अवतार, यानी वो चीज़ जो जल में रह रही है। दूसरा अवतार कछुए का अवतार, यानी जो जल में भी है जो स्थल में भी है। तीसरा वरा का अवतार, यानी जो स्थल में रह रहा है। चौथा अवतार वामन अवतार, नहीं नरसिंह अवतार, यानी आधा मनुष्य आधा सिंह। अगला वामन अवतार, यानी मनुष्य के लिए तैयार है। अगला उसके बाद अवतार क्या है? परशुराम का अवतार, यानी थोड़ी हिंसा, मतलब समझ रहे हो आप। उसके बाद चलते हैं आगे, श्री राम जी का अवतार, फिर श्री कृष्ण जी का अवतार, फिर महात्मा बुद्ध जी का अवतार, और अब आने वाला कल्कि का अवतार। यानी ओरिजिन दो स्पीसीज जो कॉपी की गई है, कहीं ना कहीं हमारे विष्णु जी के जो अवतार हैं उन्हीं से कॉपी करके वो बनाई गई। अब मैडम ने इतना अच्छा समझा दिया, अब आगे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 क्वेश्चन आपका 71 क्वेश्चन नंबर 71 आपका थीम से रिलेटेड है।
जो मेरी पहली क्लास थी मैंने उसमें आपको सारा सिलेबस और सारी 6 की 6 जो थीम थी वो अच्छे से समझा रखी है। जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी है जाकर उस वीडियो को देखें। उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एनसीएफ 2005 के अनुसार ईवीएस पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 विषयों में से एक है। वही 6 थीम्स पूछ रखी हैं। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द 6 थीम्स सजेस्ट इन ईवीएस सिलेबस एज पर एनसीएफ 2005। ठीक है, तो 6 थीम्स हमारी कौन सी थी, हम फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। पहली हमारी थी फैमिली एंड फ्रेंड्स, दूसरी हमारी फूड, तीसरी हमारी वाटर, शेल्टर यानी कि आवास, फिफ्थ हमारी क्या थी, ट्रेवल यानी कि यात्रा, 6 हमारी जो थी वो यही थी, थिंग्स वी मेक एंड डू, चीज़ें जो हम करते हैं और हम बनाते हैं, चीज़ें जो हम बनाते हैं और हम करते हैं। ये हमारी 6 नंबर की थीम थी। तो यही इसने कुछ ऑप्शन दे रखा है शायद। पहला ऑप्शन है मटेरियल, नहीं मटेरियल कोई हमारी थीम नहीं है। प्राकृतिक संसाधन नेचुरल रिसोर्सेज, ये भी हमारी थीम नहीं है। चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं या चीज़ें कैसे काम करती है, दोनों थोड़ा आसपास का दे दिया कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, 72 क्वेश्चन। क्वेश्चन है उपाख्यान अभिलेखों से क्या नहीं दर्ज करना चाहिए। व्हाट शुड बी अवॉइडेड द एनाडोटिकल। एनाडोटिकल रिपोर्ट क्या होती है, रिकॉर्ड क्या होते हैं, जिसमें किसी बच्चे की किसी एक पर्टिकुलर घटना के बारे में विचार किया जाए कि ये ऐसा इसके साथ क्यों हुआ, उसके ऊपर पूरा उसका रिकॉर्ड निकाला जाए। कोई अगर उसमें दिक्कत परेशानी है, वो नहीं समझ में आ रहा, तो ऐसा क्या है उसके पीछे की घटना, वो सारा घटना एनाडोटिकल रिपोर्ट में आपका, जिसे हमें हिंदी में इन्होंने कह रखा है उपाख्यान अभिलेख। ये थोड़ा सा आप इंग्लिश में पढ़ के जाइए। जितने भी हमारे रिकॉर्ड है, पोर्टफोलियो है, एनाडोटिकल है, क्यूमुलेटिव रिपोर्ट है, ये सब आप इंग्लिश में पढ़ के जाना। ये मेरा अच्छा सजेशन है, क्योंकि इंग्लिश में आपको समझ में आता है और पेपर अब ऑफलाइन है इस बार, तो कोई दिक्कत नहीं है। वहीं पे भी आपको इंग्लिश में भी मिल जाएगा और वहीं आपको हिंदी में भी मिल जाएगा। क्या नहीं है, देखो इन्होंने नेगेटिव में पूछ रखा है, पॉजिटिव में नहीं पूछा हुआ, नेगेटिव में पूछा हुआ है। मुख्य रूप से समस्यागत स्थितियों की पहचान करना, आइडेंटिफाई मेनली प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन। मुख्य रूप से समस्यागत स्थितियों की पहचान करना, निर्णय लेने वाले कथनों को लिखना। देखो ये तो है, ये तो सबसे है कि भाई जो समस्या है उसकी पहचान करना एनाडोटिकल में आती है, तो ये बात तो पॉजिटिव में है, तो ये आंसर नहीं होगा। निर्णय लेने वाले कथनों को लिखना, भाई अगर हम किसी की रिपोर्ट बनाएंगे तो वो लिखना भी पड़ेगा। सर इसको ऊपर कीजिए। ठीक है, निर्णय लेने वाले कथनों को लिखना, ये भी इसमें करना पड़ता है, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। ये दोनों पॉजिटिव है। अगर वो पूछता ना इसमें क्या शामिल किया जाता, तो हमारा आंसर होता ए और बी। ठीक है, मजबूतियों और कमजोरियों की पहचान करना, बच्चों की रुचियों संबंधों आदि की पहचान करना, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा इसमें, सी एंड डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है। ठीक है, पुनीत ने अपनी कक्षा 5वीं के शिक्षार्थियों को मानव शरीर की एक रूपरेखा दी। पुनीत एक टीचर का नाम है। पुनीत ने अपनी कक्षा पुनीत एक टीचर है, एक स्टूडेंट नहीं है। पुनीत ने अपनी कक्षा 5वीं कक्षा, देखो जहां पर भी क्वेश्चन कोई पर्टिकुलर क्लास का आ जाए, कक्षा 1, कक्षा 2, कक्षा 4, आपका दिमाग वहीं सोचने लग जाएगा। अपने आप को वहां पे फिट कर लेना कि मैं 5वीं क्लास का हूँ, 4वीं क्लास का हूँ, क्योंकि ये क्या कह रहा है, कक्षा 5वीं की बात कर रहा है कि शिक्षार्थियों को मानव शरीर की एक रूपरेखा दी और उन्हें भोजन विषय, कौन सी थीम है हमारी, थीम नंबर 2, भोजन विषय पढ़ाने से पहले पाचन तंत्र को बनाने को कहा कि भाई सब पाचन तंत्र बना के लाएंगे। क्या चाह रहा है पुनीत, टीचर जो है वो क्या चाह रहा है, प्रशिक्षण करना कि शिक्षार्थी नामांकित आरेख बना सके, सिर्फ चित्र बनाना, लेबल डायग्राम बनाना। एक टीचर ने, तुम्हें ईवीएस के टीचर ने एक डायग्राम दिया कि भाई इसको बना के लाना, तो सिर्फ उसका मेन लक्ष्य क्या होगा कि सिर्फ डायग्राम सीखे बच्चा, नहीं, तो नेगेटिव हो गया। पाचन से संबंधित शिक्षार्थियों के विचारों को प्राप्त करना, बिल्कुल सही बात लग रही है भाई, आगे भी पढ़ लेते हैं। अच्छे ड्राइंग कौशलों को, देखो सिर्फ ड्राइंग स्किल को बढ़ाना, नो, ये आंसर नहीं हो सकता।
ठीक है, अटेंडे। पाचन की प्रक्रिया पर शिक्षार्थियों का मूल्यांकन, मूल्यांकन तो वो तभी करेगा ना जब बच्चे कुछ करके लेके आएंगे। तो सबसे पहले पाचन से संबंधित शिक्षार्थियों के विचारों को प्राप्त करना, भाई बच्चे सोचते क्या हैं। 2 पॉजिटिव में से 1 पॉजिटिव अगर हम छाटें तो हमारा ये सबसे ज्यादा मूल्यांकन सबसे लास्ट में होगा आपका। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। यहाँ एक शब्द है पाचन क्रिया। पाचन क्रिया क्या है? स्टार्टिंग खाना खाया, हजम हो गया। इससे रिलेटेड एक चीज़ है, एक हमारे पास साइकोलॉजिस्ट हुए हैं जिनका नाम है पावलोव। क्या नाम है? पावलोव, रसिया के थे। उन्हें 1904 में एक अवार्ड मिला है। कौन सा अवार्ड? नोबेल अवार्ड। किस चीज़ का? पाचन क्रिया के ऊपर। वो एक कुत्ते के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, उसकी लार के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। उस एक्सपेरिमेंट से एक एजुकेशनल कंसेप्ट निकल के आया था पावलोव का। कौन सी थ्योरी थी? क्लासिकल कंडीशनिंग, यानी आप किस चीज़ के साथ कंडीशनिंग होनी। तो वो चीज़ मैं आपको बताने के लिए आया कि पाचन क्रिया के ऊपर पावलोव जी को 1904 में नोबेल अवार्ड मिला है, और पाचन क्रिया के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हुए एजुकेशन कंसेप्ट निकला, उसे क्लासिकल कंडीशनिंग कहा गया। चलो भाई, इसका आंसर नंबर है 2। ठीक है, इसका आंसर है सेकंड आंसर। चलिए ठीक, आगे बढ़ते हैं 75 की तरफ। सर एक बार रीड आउट करिए 75। जी मैम। क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन है, निम्न में से क्या रचनात्मक आकलन के संबंध में सही नहीं है? एक बात मैंने अपनी क्लास में बहुत बार बताई है कि जहाँ भी नहीं दिखे उसको अंडरलाइन कर लेना। एग्जाम चाहे चपड़ासी का हो चाहे IAS का हो, नहीं शब्द पे अगर अंडरलाइन नहीं की तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, याद रखना। ठीक है, उसके बाद क्या पूछा गया है कि रचनात्मक आकलन, हिंदी में समझ में नहीं आया कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मेटिव असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट, इसको क्वेश्चन को पढ़ने से पहले एक छोटी सी चीज़ समझ लो, समेटिव और फॉर्मेटिव क्या है। एक देसी आपको एग्जांपल देता हूँ। जब घर पे कोई मेहमान आता है, ठीक है, ये मान लो आपकी शादी है और आपकी शादी के लिए आपको देखने के लिए आए हैं, तो जब चाय बनाएंगे ना, तो चाय को बनाने से पहले बीच में एक बार टेस्ट सा कर लेंगे, मीठा कम है, मीठा ज़्यादा है। बाद में चाय को पूरी बनने के बाद भी टेस्ट करेंगे। बीच में जो टेस्ट किया जा रहा है कि कुछ कमी है तो उसको भी ठीक कर लिया जाए, जैसे सब्जी को भी टेस्ट कर लिया जाए। जब भी बीच में कुछ करना जहाँ पे आपके पास गुंजाइश है ठीक करने की, वो होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट। कौन सा होता है? फॉर्मेटिव असेसमेंट। जब आप किसी चीज़ को लास्ट में टेस्ट करते हो, बनने के बाद क्या तैयार हुआ है, वो होता है समेटिव असेसमेंट। आई थिंक यू विल अंडरस्टैंड इजीली। आगे चलते हैं। अब पूछा गया इसमें से कौन सा नहीं है, संबंध नहीं है। पहला है इट इज़ बी रिपोर्टेड इन एवरी क्वार्टर ऑफ रिपोर्ट कार्ड। क्या ये है या नहीं है? बताओ, 1 सेकेंड का टाइम है। ये नहीं है। आगे चलते हैं। दूसरा है इट हेल्प्स द टीचर इन टेकिंग टाइमली एक्शन फॉर इंचेजिंग लर्निंग, इनहेंसिंग लर्निंग। क्या लर्निंग को बढ़ाने के लिए अच्छा है? बिल्कुल भाई, कमी होगी तो तुरंत ठीक कर लेंगे, यानी आपकी लर्निंग को बढ़ा रहा है, लर्निंग को बढ़ा रहा है। तो हमारी तरफ से ये तो है। आगे देखते हैं और क्या। इट इज़ टू मॉनिटर स्टूडेंट्स प्रोग्रेस। क्या ये उसके छात्रों की प्रगति की निगरानी रखने के लिए? भाई 101%। ये होती है ना, पेरेंट्स टीचिंग मीटिंग होती है, पेरेंट्स आ गए महीने के लास्ट में, पेरेंट्स आ गए, हाँ भाई गुरुजी क्या कर रहे हैं बच्चे, रिपोर्ट दो, लो जी आपके बच्चे का फॉर्मेट असेसमेंट करा था, ये रिपोर्ट चल रही है। ऐसा है, प्रोग्रेस पे निगरानी रखते हो। न केवल मम्मी पापा, टीचर भी, न केवल टीचर, शिक्षा प्रबंधक जो भी हैं सब इसके ऊपर निगरानी रखते हैं। तो उसमें हेल्प कौन करता है? फॉर्मेटिव असेसमेंट। आगे चलते हैं। एनी इन्फॉर्मेशन ऑन लर्निंग ऑफ चाइल्ड कैन हेल्प इन फॉर्मेटिव असेसमेंट। बच्चे की सीखने की कोई भी जानकारी रचनात्मक आकलन में मदद कर सकती है, 101% कर सकती है मेरे भाई। छोटी छोटी जानकारी तो उसको आगे बढ़ाती है। तो हमारे 3 ऑप्शन ठीक है भाई, ये भी है, ये भी है। पूछ सका क्या नहीं है? रिपोर्ट कार्ड में प्रत्येक तिमाही में इसकी सूचना दी जानी, ये ऐसा कुछ नहीं होता। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फर्स्ट। बाकी सारी हमारी चीज़ पॉजिटिव है जो फॉर्मेटिव सिस्टम में देखने को मिलती है, पूछा गया था नहीं मिलती, इसलिए इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं पूजा मैडम। देखिए फॉर्मेटिव और समेटिव की बात हो रही है, तो मैं एक क्वेश्चन और बता देती हूँ जो ज़्यादातर आता है कि जो अटेंडेंस के मार्क्स होते हैं वो किसका पार्ट होते हैं, एफएस के या एसए के। तो अटेंडेंस के जो 5 मार्क्स होते हैं वो आपका है समेटिव असेसमेंट का,
पार्ट होते हैं। बाकी समेटिव असेसमेंट में क्या आता है, जब आप कोई पेपर पेन पेपर से करते हो। बाकी जितनी भी आपने एक्टिविटी करी, चाहे आपने कोई गेम खेले, गेम में मार्क्स लेकर आए हैं, चाहे आप कंप्यूटर में लेकर आए हैं, इंडोर आउटडोर, या कोई क्रिएटिव वर्क किया, ड्राइंग करा, आर्ट स्किल कुछ भी करा, वो आपका सब काउंट होगा आपके एफएज में। एफए आपका 40% है एंड एसए आपका 60% है। दोनों कंबाइंड मिलाकर ये आपका बनता है आंकलन इवैल्यूएशन। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन का आंसर सर ने बता ही दिया आपको। 76 क्वेश्चन देखो, समिता अपने शिक्षार्थियों को कार्य से संबंधित लैंगिक विषमता स्टीरियोटाइप, देखो जहां पर भी ये शब्द देख लो ना, अगर ऑप्शन में आपसे पूछ रखा हो इसे कहते क्या है, तो ये सिर्फ स्टीरियोटाइप आंसर होगा। मैं आगे क्वेश्चन दिखाऊंगी, शायद आएगा। कार्य से संबंधित लैंगिक विषमता और रूढ़िवाद छवियों के प्रति संवेदनशील करना चाहती है। वो बताना चाहती है ऐसा कुछ नहीं होता। समिता को निम्नलिखित में से अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए। समिता कौन है, अब स्टूडेंट नहीं है, टीचर है। टीचर है, वो बता रही है भाई जेंडर बाइस कुछ नहीं होता, रूढ़िवादिता स्टीरियोटाइप कुछ नहीं होता, उसके लिए वो क्या कर सकती है क्लास में। पहला ऑप्शन जो आपको दे रखा है, रूढ़िवादी मॉडलों को छात्रों को प्रस्तुत करेगी। प्रेजेंट स्टूडेंट विद द स्टीरियोटाइप मॉडल्स दे देगी, भाई नाम दो चार बता देगी। इससे कोई काम चलेगा नहीं, कुछ बच्चे सुनेंगे कुछ नहीं सुनेंगे। तो ये आपका आंसर मुझे तो नहीं लगता होगा। विभिन्न प्रकार के कार्यों के फ्लैश कार्ड बनाना सोल्यूशन नहीं है। आगे देख लेते हैं। केवल, देखो जहां पर भी ये नेगेटिव वर्ड है, जहां पर भी केवल, एक ही ऐसे शब्द आ जाए वो आंसर नहीं होता है आपका। फिर भी पढ़ लेते हैं। केवल लड़कों से प्रतिदिन कक्षा को साफ करवाएगी, भाई लड़के ही काम करेंगे और लड़कियां कुछ नहीं करेगी। इससे कोई रूढ़िबद्धता खत्म थोड़ा ना होगी। ये तो आप इक्वालिटी पे काम कर रहे हो कि इक्वालिटी दे ही नहीं रहे हो। एक छात्र की माँ है, एक स्टूडेंट की मदर है जो ऑटो चालक है। इनवाइट अ स्टूडेंट मदर टू क्लास हु इज द ऑटो ड्राइवर। उनको बुलाएगी और दिखाएगी कि भाई एक ऑटो ड्राइवर कौन है, एक फीमेल है, तो कोई भी कुछ भी काम कर सकता है। लड़का लड़कियों के लिए कोई भी काम इक्वल सभी है। तो हमारा ऑप्शन होगा 4th। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 77 क्या कह रहा है 77 में, कक्षा 5th के समयन आमतौर पर अपना दिया हुआ कक्षा का कार्य नहीं करते। समयन कौन हो गया, स्टूडेंट हो गया शायद। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, कोई होमवर्क नहीं कर रहे हैं। मुद्दे को हल करने का सबसे अच्छा उपाय क्या हो सकता है, भाई क्या हो सकता है, पढ़ लेते हैं। उसकी कठिनाई का पता लगाने और उनके अनुसार कक्षा कार्य को समायोजित करने के लिए उससे बात करेंगे। ठीक है भाई, आगे भी पढ़ लेते हैं। किसी दूसरे बच्चे को उसकी कक्षा के कार्य को पूरा करने, ये तो कभी हो ही नहीं सकता भाई, आपसे काम नहीं हो सकता, चलो आपका कोई फ्रेंड कर देगा। तो ये तो नेगेटिव आंसर हो गया आपका, क्योंकि उसने क्वेश्चन क्या पूछ रखा है, पॉजिटिव में। नेगेटिव में पूछता तो यही होता। माता पिता से बात करना और उन्हें सलाह देना। फिर टीचर का काम क्या रह गया, टीचर का काम क्या है, एक फैसिलेटर ने अपने तो कोई फैसिलेट करा ही नहीं ना बच्चे को, उसने तो अपनी कोई जिम्मेवारी निभाई नहीं, तो ये भी नहीं होगा। सिर्फ सलाह देना, उसे वैकल्पिक और आसान गृह कार्य देना नहीं, वैकल्पिक अल्टरनेटिव नहीं, हमें जो हम करवा रहे हैं उसे वही आना चाहिए। तो उसकी कठिनाई का पता लगाओ कि भाई वो ऐसा क्यों नहीं कर पा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। टॉक टू हिम टू फाइंड हिज डिफिकल्टी एंड एडजस्ट क्लास वर्क अकॉर्डिंगली। ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली हम काम को देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 78, क्वेश्चन नंबर 78। मुस्कान ने परिवहन में डीजल वाहनों का उपयोग निषेध होना चाहिए। ठीक है, मुस्कान ऑर्गेनाइज अ डिबेट, उसने क्या करी है, डिबेट करी है ऑन द टॉपिक यूजेस ऑफ डीजल व्हीकल्स इन द ट्रांसपोर्टेशन शुड बी प्रोहिबिटेड। व्हाट इज द पर्पस ऑफ ऑर्गेनाइज दिस डिबेट, क्यों करी है उसने क्लासरूम में ये डिबेट परिवहन को लेके, क्या चिंता है उसकी। वह पूरी तरह से परिवहन में डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता पर छात्रों को संवेदनशील बना रही है। आगे पढ़ लेते हैं। यह छात्रों को विचारों को जानने, उन्हें सही करने में मदद करेगा। और पढ़ लेते हैं भाई। वह आधुनिक वाहनों के उपयोग के लाभों पर छात्रों को संवेदनशील बनाना चाहती है। शी वॉन्ट टू सेंसिटिव बनाना चाहती है। क्या बच्चे किसी के एक आधे बार लेक्चर देने पर सेंसिटिव बन सकते हैं, नहीं। और आई थिंक क्वेश्चन उसने पॉजिटिव में ही पूछ रखा है, बिल्कुल पूछ रखा है। यह इस मुद्दे पर छात्रों को कई दृष्टिकोणों की सराहना करने में मदद करेगा। चलो इतना बुरा आंसर भी नहीं है, तो ये तो हमारा हो नहीं सकता। अब हमारे 2 ऑप्शन बचे हैं। यह पूरी तरह से परिवहन में डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता पर छात्रों को संवेदनशील बनाना चाहती है। क्या ये काम सही कर रही है, आपको क्या लगता है सर, इसका क्या आंसर होगा। या इस मुद्दे पर छात्रों में
किसी चीज पे प्रतिबंध लगाना कोई सोल्यूशन है नहीं, हम प्रतिबंध नहीं लगा सकते, वो तो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, गवर्नमेंट का काम है, तो वो ये काम नहीं कर सकती है। इस मुद्दे पर छात्रों की कई दृष्टिकोण, यानी कि कई, क्योंकि वो डिबेट कर रही है, डिबेट में क्या निकल के आता है, कई सारे व्यू निकल के आते हैं, जिसके लिए वो सराहना करेगी, भाई तुम सही कह रहे हो, तुम्हारे ऑप्शन जो है बिल्कुल ठीक है, इनके भी ठीक है। तो 4-5 जो बच्चे क्लास में 10-15 बच्चे बैठकर कोई इस बात पे डिस्कशन करते हैं, वो सबसे बेस्ट आंसर होता है। तो आपका आंसर नंबर 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं 79। चलिए क्वेश्चन नवीन सर आपको बताएंगे। क्वेश्चन इस प्रकार है, ईवीएस में मानचित्रण कौशल यानी मैपिंग है, इस मैपिंग स्किल इन ईवीएस हेल्प डेवलप। मैपिंग की जो स्किल है वो आपके किस चीज़ में विकास में हेल्प करती है, उसके बारे में थोड़ा समझते हैं। पहला है लैंडस्केप खींचने के कौशल को विकसित करता है, चलो भाई। दूसरा पूर्वानुमान और गणना के कौशल को विकसित करता है, चलो भाई। रिकॉर्डिंग कौशल को विकसित करता है, अच्छा। स्थानों के सापेक्ष स्थिति की समझ को विकसित करता है। अब एक बात, तो 2 मिनट पहले ही आपको एक क्वेश्चन करवाया था कि दिल्ली के सापेक्ष में गांधीनगर कहाँ है और दिल्ली के सापेक्ष में पटना कहाँ है, ठीक है। कुछ की जगह मन में होगा मेरे सापेक्ष मेरी ससुराल कहाँ है, ये आपके हो जाएगा भाई, मेहनत करो ना तो सपना रह जाएगा, ठीक है। तो बस मेन चीज़ क्या है, पूरे देश को समझो, उत्तर कहाँ, दक्षिण कहाँ, पूर्व कहाँ, पश्चिम में क्या, उसके उत्तर में क्या है और उसके दक्षिण में क्या है। बच्चों को इतना ही ज्ञान करना स्टार्टिंग में इनफ है, सापेक्ष बताना कि हम कहाँ हैं और तमिलनाडु कहाँ है। उसके बाद देखो लैंडस्केप खींचने के कौशल को विकसित करना, भाई एक सेकेंडरी चीज़ है, ये सेकेंडरी है, मेन चीज़ नहीं है। पूर्वानुमान और गणना के कौशल को विकसित, ये भी सेकेंडरी है। कभी बाय चांस हो जाए भाई इतनी दूरी है, इतनी है, किस अक्षांश में कैसा क्या, सेकेंडरी है। रिकॉर्डिंग स्किल नहीं ना बाबा ना, ये है अंडरस्टैंडिंग द रिलेटिव पोजीशंस ऑफ प्लेसेस। अभी थोड़ी देर पहले मैं समझाया आपको। अब एक क्वेश्चन आता है आपका, एसएसटी में भी आता है, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु क्या है, जवाब है इंदिरा कोल, वेरी गुड। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है, जवाब है इंदिरा पॉइंट। भारत का सबसे पूर्वी क्या है, सरकरीक। भारत सरकरीक है, वालंगू की भी तो अरुणाचल प्रदेश। और भारत का सबसे पश्चिमी क्या है, कच्छ का, गुजरात का सरकरीक। अब मैं क्वेश्चन जो पूछता हूँ, भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है, हाँ भाई इंदिरा पॉइंट। जब भी कभी मुख्य भूमि का पूछा जाए तो आपको जवाब लगाना है कन्याकुमारी, और जब पूछा जाए भारत का दक्षिणतम बिंदु तो जवाब लगाना है इंदिरा पॉइंट। चलो आगे चलते हैं पूजा मैम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80। देखिए इंटीग्रेट नेचर, इंटीग्रेट है क्या, बेसिकली सभी चीज़ों को जोड़ना। इंटीग्रेट का मतलब क्या है, जोड़ के चलना। तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन भी शायद यही है। द इंटीग्रेट नेचर ऑफ ईवीएस हेल्प, जो ईवीएस की एकीकृत प्रकृति है वो किस लिए सहायक करती है, पाठ्यचारा के भार को कम करने और विशिष्ट उपकरणों को पेश करने। भाई भार कम करना, लोड कम करना कोई आंसर नहीं होता, ये नेगेटिव शब्द है लोड, ठीक है। और पढ़ लेते हैं, पाठ्यचारा के भार को कम करने और शिक्षार्थियों को सार्थकता पूर्वक सिखाने में। रिड्यूस करिकुलम लोड एंड हेल्प, इसके साथ ये पॉजिटिव लाइन जोड़ दी, हेल्प चिल्ड्रन टू लर्न मीनिंगफुली। भाई इंटीग्रेट मैनर क्या कहते हैं कि सभी जो सब्जेक्ट हैं वो एक साथ चलते हैं, ठीक है। अगर आप ईवीएस भी पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो हिस्ट्री ज्योग्राफी से जुड़ा हुआ है, उसमें चित्र है, वो आर्ट भी जुड़े हुए हैं। कभी कभी पहेलियाँ आप देखते हो मैथ्स में भी आ जाती हैं, वो कहीं ना कहीं हिंदी से जुड़ी हुई हैं। तो सभी सब्जेक्ट इंटीग्रेट होकर चलते हैं ताकि बच्चों को मीनिंगफुल समझ में आए। क्या है, अगला ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं, शिक्षार्थी केंद्रित उपागम का पालन करने और संकल्पनाओं को अधिक संख्या का परिचय देना। संख्या कोई आंसर नहीं होता, संख्या का पाठ को कम कर देना, ज़्यादा कर देना, ये आंसर नहीं होता। दी गई सूचना और विवरणों से सीखने में इंफॉर्मेशन, लर्न फ्रॉम इंफॉर्मेशन एंड डिस्क्रिप्शन प्रोवाइडेड, नो। तो आंसर नंबर क्या होगा हमारा, सबसे पॉजिटिव आंसर है, बच्चों को हमने मीनिंगफुल सिखाना है, जो भी सिखाना है मीनिंगफुल सिखाना है। चलिए ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं 81 पे। क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में से क्या ईवीएस में आकलन का एक व्यापक संकेतक नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट। देखिए जहां पर भी नॉट वाले आंसर हो जाए ना, पहले आप उनको सर्कल कर देना ताकि आपका आंसर कम गलत हो,
ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ब्रॉड इंडिकेटर ऑफ ईवीएस स्टेटमेंट, निम्नलिखित में से ईवीएस में आकलन का एक व्यापक संकेतक नहीं है। संयोग करना, कोऑपरेटिव तो अच्छा होता है, ये तो नेगेटिव में पूछ रहा है, तो भाई ये तो हमारा पॉजिटिव शब्द है, ये तो हो सकता है। न्याय के प्रति कंसर्न फॉर जस्टिस, जस्टिस का यहाँ पे क्या काम है, कोई पॉलिटिकल थोड़ा ना चल रहा है, पॉलिटिकल कोर्स थोड़ा ना चल रहा है ये आपका। समानता, इक्वालिटी देना हर बच्चे को, ईवीएस कहता है भाई सभी को एक साथ लेके चलो, इंक्लूसिव एजुकेशन लेकर आइए। मानचित्र, कॉन्सेप्ट ऑफ मैपिंग बिल्कुल है, मैपिंग अभी अभी सर ने भी कई सारे क्वेश्चन करवाए हैं और मैंने भी कराए हैं। लोकेशन है, आपके स्टेट है, सापेक्ष स्थिति है, ये सब मैपिंग। तो ईवीएस में संयोग की जरूरत पड़ती है, ठीक है, समानता के प्रति सरोकार होना पड़ता है, इक्वालिटी है, और कॉन्सेप्ट ऑफ मैपिंग, लेकिन न्याय का यहाँ पर काम नहीं है। तो नेगेटिव ही पूछ रखा है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 82, क्वेश्चन नंबर 82। कुछ हजार साल पहले भारत में तालाबों के निर्माण के अल-बरूनी, देखिए कई बार क्योंकि चैप्टर दे रखा है अल-बरूनी का, अल-बरूनी से कई बार क्वेश्चन आते हैं। ये थोड़ा आपके पैडागोजी का क्वेश्चन डाल दिया है, बट आपसे एनसीईआरटी बेस्ड भी क्वेश्चन आ सकता है। अल-बरूनी के अवलोकन के आधार पर कक्षा 5, मैंने आपको कहा था ना, जब कोई पर्टिकुलर कक्षा का नाम दे रखा हो तो अपना दिमाग वहीं पे लेके जाना है। ईवीएस के पाठ्य पुस्तक में एक अनुच्छेद है, इस अनुच्छेद को शामिल करने का क्या है, मतलब बेसिकली अल-बरूनी का नाम ईवीएस में क्यों आया। पहले तो आप ये सुनिए, वो भारत आया था घूमने, ठीक है, यहाँ का जो पोंड सिस्टम था, तालाबों का सिस्टम था, राजस्थान के जो पोंड थे, बावड़ियाँ थी, ये उनको बहुत पसंद आया। जब ये अपने देश गए, वहाँ पर जाके इन्होंने खूब तारीफें लिखी भारत के पोंड सिस्टम के बारे में। भारत सरकार ने खुश होकर उनके मरने के 1000 साल बाद उसके नाम की टिकट छाप दी, भाई राजी रहे, जहाँ भी रहे खुश रहे। तो इसीलिए, और उसका एक चैप्टर भी छाप दिया अल-बरूनी का एनसीईआरटी में। तो वहीं से ये क्वेश्चन है क्यों आया। ये इतिहास के स्रोतों की पहचान करने में शिक्षार्थियों की मदद करता है, बिल्कुल भाई उसने इतिहास की बात करी थी तो भाई करता है। यह शिक्षार्थियों को उनके अवलोकनों की रिकॉर्ड में सुधार करने में मदद करता है। यस, देखिए चलो आगे पढ़ लेते हैं, अभी मुझे भी इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन है। यह शिक्षार्थियों को कुछ 1000 साल पहले भारत की मौजूद तकनीकी सराहना में मदद करता है। बिल्कुल ये बात उसने बोली थी कि भारत का जो पोन सिस्टम है सभी देशों से सबसे बढ़िया है, तो कई ये प्राचीन भारत की बात तो कर रहा है। यह शिक्षार्थियों को इतिहास में साक्ष्य की भूमिका की सराहना में मदद करता है। एक अल-बरूनी की फोटो भी है हमारे इसमें पीडीएफ में, दिखाइए एक बार, थोड़ा सा रूबरू भी करा देते हैं अल-बरूनी कैसे थे, अगर हुई तो। नहीं नहीं, ये तो ग्रोगर मेडल थे, नहीं है, चलिए कोई बात नहीं, निकाल देंगे, अभी हम निकाल देते हैं गूगल से, अल-बरूनी के बारे में थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। चलिए इसके बाद निकालने में अल-बरूनी के बारे में बताएं। देखिए ये रही आपके सामने अल-बरूनी भारत का वर्णन, उन्होंने बुक्स भी लिखी रखी हैं अल-बरूनी भारत का वर्णन करते हुए, ठीक है। तो ये रहे हमारे अल-बरूनी, ये लीजिए। अल-बरूनी के बारे में एक छोटी सी बात और है। कुतुबी फारूकी अल-बरूनी, 3 आपने सुने होंगे। महमूद गजनवी का नाम सुना होगा, याद करो, परदादा जी के बचपन में 1000 के आसपास, 999 के आसपास। गजनवी को पता लगा इंडिया में सोना ही सोना है, अटैक करो, गोरिल्ला पद्धति अपनाई, गलत तरीके अपनाए, हम सीधे साधे कर लो भाई, कोई नहीं। सोमनाथ के मंदिर पे अटैक कराया, बहुत सारा पैसा सोना लेके चला गया, ठीक है। भीम जी ने उनका विरोध भी किया। अब देखना है, महमूद गजनवी के साथ आया था। महमूद गजनवी को एक शौक था कि वो जितने भी बड़े बड़े राइटर है, इतिहासकार, उनको साथ लेके चलता था। कुतुबी फारूकी अल-बरूनी, तीनों को साथ उठा। एक इसकी किताब है, मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट है। किताब का नाम क्या है? किताब उल हिंद। दूसरा नाम क्या है? तहकीक हिंद। किसने लिखी? अल-बरूनी ने। 1000 ईस्वी के आसपास की बात है। अब जिसकी गलत है, महमूद की गलत है। महमूद को लास्ट में युद्ध में किसी ने पिटा? जाटों ने पिटा। आखिरी युद्ध जाटों के खिलाफ, उसके बाद उसकी हिम्मत नहीं बची, खत्म कहानी। आगे चलते हैं। अल-बरूनी का आपको पता लग गया है, अल-बरूनी की फोटो हमने देख ली है। अब इसके आंसर की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो हम क्यों शामिल किया गया है, तो भाई ए बात बिल्कुल ठीक है,
बी अवलोकन, रिकॉर्ड छात्र क्या अवलोकन करेंगे, क्या रिकॉर्ड रखेंगे, ये ऑप्शन नहीं है आपका, ठीक है। तो आपका ए बी सी तो होगा नहीं, ठीक है। ए सी और डी ये बात बिल्कुल ठीक है, तो ऑप्शन नंबर होगा सेकंड। कौन सा होगा? सेकंड, ए सी एंड डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 83। अपनी कक्षा में 50 से अधिक छात्रों के साथ वाणी उन्हें एक ऐसी गतिविधि से जोड़ना चाहती है जिसमें सीखने को बढ़ाने के लिए अधिकतम संख्या में इंद्रियों का प्रयोग किया जाए। इंद्रियों का प्रयोग किया जाए, क्यों किया जाता है इंद्रियों का प्रयोग? निम्न में से ये कौन सा क्रियाकलाप उपरोक्त कार्य के लिए ठीक होगा? मतलब पॉजिटिव में पूछ रखा है इन्होंने, नेगेटिव में नहीं पूछ रखा। कौशलों के प्रदर्शन के लिए समुदाय से संदर्भ व्यक्तियों को आमंत्रित करना, इनवाइट अ रिसोर्स पर्सन फ्रॉम द कम्युनिटी टू डिमोन्स्ट्रेट देयर स्किल्स। इंद्रियों को शामिल करने का समुदाय का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। समूह चर्चा को प्रोत्साहित करना, इंद्रियों को शामिल करने के लिए एक टीचर क्या कर सकती है? समुदाय को शामिल, समूह को, चर्चा को प्रोत्साहित करेगी? नहीं। यूजिंग स्मार्ट क्लासरूम फॉर रेलेवेंट एवी मटेरियल? नहीं। नज़दीक के स्थान के लिए भ्रमण क्षेत्रों पे ले जाएगी और उनसे कहेगी भाई जो तुमने सीखा, जो तुमने देखा उसको एक डायरी में लिखो और क्लास में आकर उसके बारे में बताओ। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84। पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने के लिए 84 ये इकरा अपने शिक्षार्थियों को, इकरा कौन है? टीचर है। इकरा अपने शिक्षार्थियों को ईवीएस में समाचार पत्र और पत्रिकाओं को पढ़ने के लिए प्रोत्साहन कर रही है। क्यों पढ़े जाते हैं समाचार पत्र? ताकि बच्चों की नॉलेज बढ़े, बच्चों की शब्द वोकैबुलरी बढ़े, ठीक है। आगे क्यों प्रोत्साहन कर? ये मनोरंजन का केवल साधन है? नहीं, ये तो नेगेटिव हो गया। ये शिक्षार्थियों को उनके अपने संसार से जुड़ने में सहायता करता है। ईवीएस क्या कहता है? इंगेज करना। 5E लर्निंग में दे रखा है ईवीएस ने, मैंने बताया था अपनी क्लास में। 5E लर्निंग क्या होती है? इंगेज, एलोबरेट करना, इवेल्युएशन करना, एक्सप्लोर करना। तो 5E लर्निंग में इंगेज दे रखा है, बिल्कुल सही बात है। ये शिक्षार्थियों को स्वतंत्र बनाने में नहीं, इंडिपेंडेंट बनाने में मदद यहाँ पर नहीं हो रही। ये शिक्षार्थियों को प्रतिस्पर्धी यानी कि कॉम्पिटिटिव बना रही है। नहीं, न्यूज़पेपर पढ़ने में बच्चा क्या कॉम्पिटिटिव करेगा? यह है शिक्षार्थियों को संसार से जुड़ने में मदद